हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और न्यू वीडियो में। सबसे पहले मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि कुछ टाइम से मैं अपने चैनल पर ठीक से एक्टिव नहीं था। लाइफ थोड़ी मुश्किल चल रही है इसलिए, बट अब से मैं इसी चैनल पर कंसिस्टेंट रहने की पूरी कोशिश करूँगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और अगर वीडियो पूरी पसंद ना आए तो भी पूरी देखने की कोशिश करें और कमेंट में मुझे मेरी गलतियां बताएं ताकि मैं उनको सुधार सकूं। इससे मुझे और वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू वेरी मच। ये एपिसोड इस सीरीज के सीजन 1 का लास्ट पार्ट होगा, तो मैं आशा करता हूं कि जितना प्यार आपने इस सीरीज को दिया उतना ही प्यार आप बाकी सीरीज को भी देंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इसके और एपिसोड्स देख सकते हैं। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत उसी जगह से होती है जहां पे लास्ट पार्ट खत्म हुआ था। डेकुलिन ने अचानक उसके हवाले एक क्रिस्टल ऑर्ब रख दिया जिससे वो चौंक पड़ी। वो शांत स्वर में समझाने लगा कि ज्यादा घबराए मत, वो उस साथी के लिए एक लाइफलाइन बनेगा जिसने मौत का रास्ता चुना है। शार्लेट को डेकुलिन की बातों से कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो क्रिस्टल ऑर्ब थामे अपने कमरे में लौट गई जो उसने उसे दिया था। पहली बातों पर सोचते हुए उसे एहसास हुआ कि वो एक कम्युनिकेशन क्रिस्टल था। डेकुलिन ने कहा था कि जब वो पक्का कर ले कि वो क्या करना चाहती है तो संपर्क कर लेना। बाद में शार्लेट ने गुस्से में डेकुलिन को चिल्लाकर कहा कि क्या वो सचमुच सोचता है कि वो किसी ऐसे इंसान पर निर्भर होगी। ऐसा कभी नहीं होगा। जवाब में डेकुलिन ने ठंडे संयत लहजे में कहा कि अब समय नहीं बचा है, ये बात अब तक तो उसे भी समझ आ चुकी होगी। फिर भी अगर वो उसकी मदद ना लेना ही चाहती है तो ठीक है, जैसा वो चाहे, फैसला उसका था, कहकर वो बिना किसी स्नेह के मुड़ा और चला गया, शार्लेट को उसके अकेले ख्यालों के साथ छोड़कर। वो थके सुर के आह भरकर बैठ गई, असमंजस में कि सही रास्ता कौन सा है। इतना ही नहीं, पीछे से किसी ने आवाज करके कहा कि शार्लो ठीक नहीं दिख रही। वो वही प्रिंसेस माहो थी, वही जिसे डेकुलिन की सुरक्षा में रखा गया था। शार्ले तेजी से खड़ी हुई और उसे भरोसा दिलाया कि वो ठीक है, उसने हालात समझ लिए हैं, माहो को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। माहो की नज़र दूर हटकर उदास थी। उसने बताया कि उसके बड़े भाइयों के गुंडे जल्द आ जाएंगे, या तो उसे मैनिपुलेट करेंगे या फिर उस कंटे को दूर कर देंगे जो उनके रास्ते में है। उसने कहा कि उसे उत्तराधिकार की परवाह नहीं थी। फिर वो शार्लेट की ओर मुड़ी और कबूल किया कि वो डर गई है। वो पढ़ाई का बहाना बनाकर साम्राज्य में भाग आई थी, लेकिन सच कहें तो ये जगह उसके लिए एक सैंक्चुरी बन चुकी थी, सुरक्षित और रहने योग्य। फिर भी उसे पता था कि नया सम्राट उसे नहीं छोड़ेगा, इसलिए उन्हें जितनी जल्दी हो सके निकल जाना होगा। शार्लेट ने सिर पकड़ा, सब कुछ समझते हुए कहा कि वो समझ गई। माहू ने देखा कि शार्लेट कितनी थकी और चिंतित हो गई है। वो सूटकेस लेकर पास आई और दे दी, कहते हुए कि इसमें अब तक की उसकी बचत का पैसा है। शार्लेट हैरान हुई और पूछा कि माहो ये पैसे उसे क्यों दे रही है। माहो ने शांत होकर कहा कि उसे पता है शार्लेट के पास मर्सनरीज रखने के लिए पैसे नहीं हैं। शार्लेट ने जोर देकर कहा कि वो खर्च अकेले भी संभाले लेगी, मगर माहो मुड़ी और बोली कि सब कुछ अकेले मत उठाओ, ये पैसा सबका था, ये व्यर्थ नहीं था। ये सुनकर शार्लेट ज्यादा तर्क नहीं करने लगी और चुपचाप बोली कि वो समझ गई। उसने माना कि जो वो कहने वाली है वो शायद ठीक नहीं लगेगा, पर वो इस पैसे से उनकी जर्नी के लिए और मर्सनरीज हायर करेगी। बाहर खिड़की के पास किसी परछाई जैसा शख्स दूर से छुपकर देख रहा था। कुछ गड़बड़ होने का एहसास पाकर शार्लेट दौड़ी हुई खिड़की की ओर गई। खिड़की फेंक कर खोली और चिल्लाई पूछते हुए कि ये घुसपैठिया कौन है। वो बिना बोले भाग गया। शार्लेट का हुलिया सख्त हो गया। उसने बुदबुदाया कि अब हालत खतरनाक होती जा रही है, अगर उसने मदद नहीं मानी तो हालात और बदतर हो जाएंगे। वहीं डेकुलिन परिवार के एस्टेट में वापस डेकुलिन अपनी स्टडी में शांत बैठे पढ़ रहे थे। क्यूरियल हंसते हुए आई और टोन में चढ़ाते हुए बोली कि इतने बड़े पढ़े जा रहे हो, मुझे याद नहीं कि तुम कभी इतने बड़े बुक लवर थे। उसने आगे कहा, कम से कम अपनी बहन का रिप्लाई तो कर ही दो। कमरे में टहलते हुए उसने एक अफवाह का जिक्र किया। कहना था कि उसे फ्लोटिंग आइलैंड पर लेक्चर के लिए बुलाया गया था और उसके पैसे भी अच्छे मिल रहे थे। डेकुलिन ने ठंडे अंदाज में कहा कि वो उसे एक भी सिक्का नहीं देगा। यूरियल हैरान हुई, पूछा क्या मतलब, और जिद की उसने तो पैसे मांगे तक नहीं थे। फिर उसने जल्दी से टॉपिक बदल किया, बताया कि एक आधिकारिक दस्तावेज आया है। मैजिक टावर यूनिवर्सिटी के नए स्टूडेंट्स अपनी फील्ड ट्रिप में हिटकाइन आना चाहते हैं। उसे ज्यादा कहने से पहले डेकुलिन ने साफ इनकार कर दिया। यूरियल हैरानी से बोली, क्या अभी तुमने ना कह दिया? कम से कम सोचना चाहिए था तो। लेकिन डेकुलिन ने पहले ही उन छात्रों को नशे में टुमलुम होकर एस्टेट पर उल्टी करते और सब गंदा कर देते हुए सोच लिया था, जिसे वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो लोग ऐसी गंदगी साफ नहीं कर पाएंगे, इसलिए उसने इजाजत नहीं दी। यूरियल उलझन में उसे देखती रह गई। कहाँ से ये सब आ रहा है? वो जेब में हाथ डालकर कुछ निकालने वाली हुई, बोली, इतना जिद्दी मत बनो और दस्तावेज देखो, आखिर वे ये सब फ्री में नहीं कर रहे
और ये नए फ्रैक्शन के सामने अपना मैजिक दिखाने का अच्छा मौका है। लेकिन डैक्युलिन ने तुरंत हाथ उठाकर इनकार कर दिया। उसने कहा, निकल जाओ। यूरियल थोड़ी सरप्राइज होकर बोली, कम से कम एक बार ही देख लो। पर डैक्युलिन का चेहरा अचानक अजीब गंभीर हो गया। उसने सख्ती से कहा, अभी तुरंत जाओ। विचलित होकर भी उसने आखिर में हाँ कर दी और अनिच्छा भरे सुर में जवाब दिया। यूरियल नाराज होकर मुड़ी और अपने आप से बड़बड़ाई, तुम अब भी उतने ही जिद्दी हो जितने पहले थे। डैक्युलिन ने उसे देखा जब तक पक्का ना हो गया कि कमरे में और कोई नहीं रहा। फिर धीमे से उसने अपने हाथ से एक क्रिस्टल कम्युनिकेशन और निकाला। धीमी आवाज में वो बोलने लगा। उसने दूसरी तरफ अपनी कॉमरेड शार्लो को संबोधित किया और कहा कि भले ही वो स्वीकार न करे, उसे लगता है कि उन्हें तुरंत निकलना चाहिए। अब समय नहीं बचा है, और उसने उसकी मदद मांगी। कोने की तरफ मुड़कर डैक्युलिन ने अपनी मन्ना से एक मैप समन किया, कहा यह बहुत अच्छा है, और फिर पूछा क्या वो उसकी हर हिदायत मानेगी। वो हैरान दिखी और पूछा, क्या मतलब है। टेबल पर फैले नक्शे को देखते हुए डैक्युलिन ने बताया कि प्रिंसेस माहो के पास बचने का सिर्फ एक रास्ता है। ये बेहद खतरनाक मार्ग था और ठीक इसी वजह से सबसे सेफ भी। जब उसने पूछा वो कौन सा है, डैक्युलिन ने ठंडेपन से जवाब दिया, दरारों वाली घाटी। उस उत्तर पर शार्लो चौंक उठी। उसने उसे याद दिलाया कि वो जगह दानवों की एनर्जी से भारी तरह से कंटैमिनेट है और ऐसी चीज़ों से वो अच्छी तरह वाकिफ होना चाहिए। चिढ़कर डैक्युलिन ने पूछा, क्या वो सचमुच मानती है कि वे तथाकथित सेफ रास्तों से चलकर मौत से बच सकते हैं। उसने कहा, उस पर ट्रस्ट करो, वे दरारों वाली घाटी से सुरक्षित निकल आएंगे। वो खतरनाक पहाड़ी इलाका काले ऊर्जा से भारी माना जाता था, जैसे किसी दानवों के अड्डे जैसा। यहाँ तक कि अफवाहें थीं कि वहाँ कभी कभी असली दानव भी दिख जाते हैं। ऊपर से ये क्षेत्र किसी भी राष्ट्र का हिस्सा नहीं था, जिसका मतलब था कि ये कानूनी और संस्थागत पाबंदियों से मुक्त था। फिर भी ये राजकुमारी माहो के बचने का एकमात्र सफल रास्ता था। शागू पार कर लेने पर पौंड अच्छी पहुंच के भीतर होगी। शार्लेट की आवाज में शक था। उसने कहा कि ज्योग्राफिक फायदे पहले से ही सोचे गए थे, पर उसने ये तब सुना था जब तक कि यूक्लाइन परिवार का कोई सदस्य इसमें शामिल होने वाला नहीं था। डैक्युलिन ने उसे शांत करने की कोशिश की और कहा कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो खुद उसे मार्गदर्शित करेगा। शार्लेट हैरान रह गई और भरोसा ना करते हुए पूछी कि क्या वो सच में खुद रास्ता दिखाने जा रहा है। उसने फिर सवाल किया कि वो इतनी मेहनत क्यों करेगा, इसे करने से उसे क्या फायदा होगा। कुर्सी पर झुकते हुए डैक्युलिन ने शांत होकर जवाब दिया। उसने कहा कि वो एक ऐसा शख्स है जो राजनीति को गहराई से महत्व देता है और समझबूझ और दूरदर्शिता में वो हमेशा उससे आगे रहा है। ठेस खाते हुए शार्लेट ने पूछा, क्या वो बस अपने कामों का बड़बुलापन कर रहा है। पर डैक्युलिन आंखें तंग करते हुए स्पष्ट कर गया कि वो सिर्फ इसलिए चाहता था कि राजकुमारी माहो बचे, क्योंकि इससे उसके परिवार और इलाके को फायदा होगा। ये दयालुता नहीं थी, ये व्यापार था, सिर्फ और सिर्फ। उसे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी। थोड़ी देर रुककर शार्लेट ने मिलने की जगह के बारे में पूछा। डैक्युलिन ने बिना हिचकिचाहट जवाब दिया, 3 दिन बाद क्रेविस कैनियन के प्रवेश द्वार पर, और ठंडे अंदाज में जोड़ दिया कि अगर तुम वहां तक भी नहीं पहुंच पाई तो उन्हें बचाने लायक ही नहीं हो। दूसरी तरफ शार्लेट ने लोहे जैसी आवाज में जवाब दिया। उसने कहा वो समझ गई है, पर उम्मीद करती है कि उसकी स्किल्स उतनी ही भरोसेमंद साबित हों जितनी उसके बोल हैं। एक सिस्टम पैनल उभरा, एक नया स्वतंत्र रस्त चित करते हुए मुक्ति एक पीटो रिवॉर्ड और बोनस अचीवमेंट की संभावना के साथ। 3 दिन बाद हाइडकेन इलाके में खुशी के उत्साह ने पूरे इलाके को घेर लिया। कुछ नए लोग हैरान होकर बोले कि यही हाइडकेन है। दूसरे बोले कि ऐसा लग रहा है जैसे किसी दूसरे देश में आ गए हों। किसी ने कहा कि सीनरी कितनी खूबसूरत है। हाइडकेन डैक्युलिन के डोमेन की राजधानी थी, एक टूरिस्ट शहर, लेजर और बढ़िया खाने से भरपूर। असल दुनिया के सबसे रहने योग्य शहरों की तरह तैयार किया गया। बीते समय में बार बार वहां इवेंट रखने की रिक्वेस्ट के बावजूद डैक्युलिन हमेशा इनकार करते आए थे। अभी तक यूरियल ने उनसे छेड़ते हुए पूछा कि अचानक उनका रुख क्यों बदल गया। उसने याद दिलाया कि तुम कहते थे वहां इकट्ठा नहीं होना चाहिए और अक्सर उन लोगों की गंदगी पर गुस्सा जताते थे। डैक्युलिन चुप रहा, गहराई से सोच में डूबा हुआ। असली वजह क्रेविस कैनियन की निकटता थी। उनका सीक्रेट मिलन स्थल बस 3-4 घंटे की घुड़सवारी की दूरी पर। वक्त आने पर माहो चुपचाप और बिना किसी दिक्कत के पीछे हट सकेगी। उसने यूरियल की तरफ मुड़कर पूछा कि नए आगंतुक कहाँ ठहरेंगे। यूरियल ने तुरंत कहा कि उसने हेनरॉन्स होटल की एक पूरी फ्लोर रिजर्व करवा दी है छात्रों और प्रोफेसरों के लिए। स्टैंडर्ड रूम में 4 लोग रहेंगे, पर जो प्राइवेसी चाहते हैं वे एक्स्ट्रा देकर अपना कमरा ले सकते हैं। डैक्युलिन ने सहमति में सिर हिलाया। यूरियल खिलखिला उठी और बोली, ये तो नेचुरल है।
एक अकेडमी के प्रोफेसर और हाइडन के लॉर्ड दोनों होने के नाते डेकुलिन ने मेहमानों को कुछ बेसिक गाइडलाइंस दी। उसने कहा कि सभा हमेशा फ्री और रिलैक्स्ड होनी चाहिए, चाहे जितना भी मस्ती हो वो दखल नहीं देगा। हालांकि उसने स्पष्ट किया कि उसके कुछ नॉन नेगोशिएबल नियम है। उसका चेहरा सख्त हुआ और आवाज ठंडी तथा धमकी भरी हो गई। उसने चेतावनी दी कि अगर किसी ने उसके होटल या इलाके को अपवित्र करने की हिम्मत की तो वे विजिस टावर में अपना भविष्य भूल सकते हैं। इसके बाद डेकुलिन ने हाइड केन को एक स्ट्रेटेजिक फील्ड बेस में बदलने की बुनियाद रखना शुरू किया। सब कुछ पहले से ही व्यवस्थित था। यूरियल शहर के मैजिशियनों के साथ आई और गर्व से उनकी तारीफ की। उसने पूछा कि उनके हैंड्रॉन्स टावर के मैजिशियन कैसे हैं। बेशक वे रीजनल टावर्स में सबसे बेस्ट होंगे। डेकुलिन कुछ नहीं बोला, वो बस वहां खड़ा होकर हमले बेहद ध्यान से देखता रहा। क्लेयरवॉयंस और खजाने के लिए दिव्य संवेदी शक्ति की वजह से डेकुलिन प्रतिभाशाली जादुई लोगों के चारों ओर सुनहरी ऑनरा महसूस कर सकता था। बिना हिचकिचाए उसने कुछ पर इशारा किया और कहा कि उन 2 मेजों की सैलरी बढ़ानी चाहिए, जबकि चश्मे वाला को निकाल देना चाहिए। उसके फैसले ने सबको चौंकाया। किसी ने जोर से पूछा कि ऐसा फैसला क्यों किया जा रहा है, पर जैसे जैसे सब अपने कामों में डूबे रहे, समय बेपरवाह बीत गया और जल्द ही शाम का अंधेरा छा गया। समूह अंततः एक विशाल अलाव के आसपास इकट्ठा हुआ। प्रोफेसर व्यवस्थित तरीके से बैठे जैसे कोई सप्लीमेंट्री टेस्ट दे रहे हों। सिल्विया सबसे पहले आगे आई। उसने कुछ आसमान में छोड़ा जो चमकदार विस्फोटों की श्रृंखला में फटा और अंधेरे कैनवस पर जगमगाते मैजिक फूल उगाए। उस चमक ने रात के आसमान को रोशन कर दिया और प्रशंसा बटोर ली। एक बुजुर्ग प्रोफेसर उसे बेदाग कहकर तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाए और 10 में से 10 अंक दे दिए। उसके पास वाली महिला प्रोफेसर ने भी वही महसूस किया। वो भी 10 दी और आतिशबाजी की खूबसूरती की तारीफ की। जेली निराश होकर आ भरी। उसने चुपके से पूछा कि ऐसे ट्रिप्स में भी प्रोफेसर होमवर्क क्यों देते हैं? क्या वास्तव में उनसे मैजिक फायरवर्क्स के एक्सपेरिमेंट करवाने की उम्मीद है? इफ्रीन वहां पास खड़ी सूखी हंसी के साथ वही बात दोहरा बैठी। ऐसा लगा मानो उसे सब स्वीकार कर लेना पड़ा हो। फिर उसकी टीम की बारी आई। बिना देरी किए उसने अपने आतिशबाजी प्रोजेक्ट का ब्रीफ देना शुरू किया। बताया कि उन्होंने डिस्ट्रक्टिव मैजिक को हार्मनी मैजिक के साथ मिलाया था। पर जैसे ही वो अपना वाक्य पूरा करने लगी, प्रोफेसर बीच में टोक गया। उसे सोच बीच में ही छीन ली। उसने कहा, ये बोरिंग एक्सप्लेनेशन छोड़ो, बस फायर कर दो। इफ्रीन थोड़ा हिचकी, फिर हुक्म माने। उसने आतिशबाजी जलाई और वो आसमान की ओर उड़ चली। धीमी धमाका शानदार निकला। आसमान को वैसी ही चमक मिली। सिल्विया जितनी भव्य नहीं, कम। नीचे बैठे स्टूडेंट्स की भी सोशल रिएक्शन साफ दिखी। सब खूबसूरती और इफ्रीन की टीम के परफॉर्मेंस की तारीफ कर रहे थे। लेकिन बड़ा प्रोफेसर उतने उत्साही नहीं था। उसे नाखुशी दिखी और उसने धमाके की वॉल्यूम पर ध्यान देकर सिर्फ 6 नंबर दिए। फीमेल प्रोफेसर ने तो और कड़क रेटिंग दी, सिर्फ 4 अंक। जली इस अन्याय को सहन न कर पाई। विरोध करना चाहिए, पर इफ्रीन ने उसे रोका और कहा, सब ठीक है। तभी अचानक डेकुलिन की आवाज ने उस तनावपूर्ण खामोशी को तोड़ दिया। उसने घोषित किया कि ये परफॉर्मेंस परफेक्ट स्कोर 10 के लायक है। उसने समझाया कि ये डिस्ट्रक्टिव और हार्मोनिक मैजिक का सही संतुलन था। उसके बगल के दोनों प्रोफेसर इस घोषणा पर हैरान रह गए। उनकी शक्ल देख के लग रहा था कि अभी बोलेंगे, क्या पापा आपने क्या बोला? इफ्रीन का चेहरा डिसबिलीफ से भरा था। वो मान ही नहीं पा रही थी कि उसे 10 मिला। शाम का असाइनमेंट खत्म होते ही डेकुलिन तेजी से उस जगह गया जहां उसने अपना घोड़ा तैयार रखा था। सब कुछ खत्म होते ही उसने सोचा अब वो रुखसत हो सकता है। सोचा क्या शार्लेट सुरक्षित पहुंच गई होगी। तभी पीछे से एक पहचान वाली आवाज आई जिसने डेकुलिन को चौंका दिया। आवाज ने पूछा, क्या पछतावा ही तुम्हें यहां खींच कर लाया है? पलटकर डेकुलिन ने पूछा, वो इस समय यहां क्या कर रही है, और कहा कि लौटकर कैंप चले जाए। इफ्रीन ने उधर खड़े होकर ही अपने सवाल रख दिए। उसने पूछा कि अनुशासन हियरिंग में, क्लब वाले इंसिडेंट में और यहां तक कि आज उसने उससे ऐसा क्यों किया? क्या ये उसके पिता की वजह से था? डेकुलिन ने घोड़े पर चढ़ते हुए कहा कि जवाब खुद ढूंढो, और याद दिलाया कि अब वो बच्ची नहीं रही जो बस दुखी होकर चिपक जाती। ये सुनकर इफ्रीन चुपचाप गुस्से में दांत कस बैठी। उसने उसकी सिलुएट को रात में धुंधला होते देखा और अचानक पीछे से चिल्ला दी। वो बोली कि वो उसकी असिस्टेंट बनने के लिए अप्लाई करेगी और सच उजागर कर दिखाएगी कि क्यों उसके पिता ने अपनी जान ली और उसे ऐसा करने के लिए मजबूर महसूस हुआ। कुछ भी हो, उसने कसम खाई कि वो डेकुलिन से आगे बढ़कर उससे भी बड़ी बन जाएगी। ये शब्द कहकर वो वहीं अकेली रह गई। रात की खामोशी उसके नन्हे नाजुक दिल की तन्हाई को और उभारती लगी। आंसुओं को पोंछकर वो वापस कैंप की ओर मुड़ी। वहीं डेकुलिन के मन में भी विचारों का तूफान छिड़ा हुआ था। वो सोच रहा था क्या इफ्रीन वाकई उसकी असिस्टेंट बनने के लिए उसके पीछे आएगी,
पर अगर ऐसा हुआ तो उसका विलन वाला रोल अभी पूरा खुला नहीं था। उसने खुद से पूछा, डेकुलिन ने इफ्रीन के पिता के साथ क्या किया था? इस संदर्भ में भी जवाब साफ नहीं था। और अगर सच में डेकुलिन ने कोई ऐसी कृत की थी जो माफ न की जा सके, तो उसकी तबाही निश्चित थी। बाद में डेकुलिन मिले जुले पॉइंट पर पहुंचा और उतर गया। उसने अपने घोड़े से कहा कि यहाँ के ऑमिनस एनर्जी के कारण आगे मत बढ़ना, वापस अस्तबल जाओ और दोपहर को लौट आना। घोड़ा जाते ही उसने चारों ओर देखा, सोचा क्या शार्लो की टीम आ चुकी है। उसे क्रिस्टल से कांटेक्ट करने का भी ख्याल आया, पर उससे पहले ही शार्लो की आवाज ने उसे पुकार लिया। डेकुलिन ने शांत आवाज में जवाब दिया, बोला, उन्हें यहां तक पहुंचने के लिए काफी कठिन जर्नी करनी पड़ी होगी। क्या ये सही है? शार्लेट राजकुमारी माहो के साथ सामने आई। सिर्फ 2 गार्ड बचे थे, दोनों पर कई जख्म थे, लेकिन शुक्र है कोई घातक नहीं। वादे किए गए निर्धारित मिलन बिंदु पर पहुंचते ही डेकुलिन ने शार्लेट की टोली और घायल हालत में दिख रही राजकुमारी माहो को देखा। वो उनके पास आया और शिष्ट नमन किया। खुद को पेश करते हुए उसने कहा, मैं डेकुलिन वन ग्रहण, इंपीरियल रॉयल मैजिक अकादमी का टॉप प्रोफेसर हूं। अब से मैं राजकुमारी के भागने का रास्ता बनाने की जिम्मेदारी लूंगा, चिंता मत करो। ये सुनकर राजकुमारी माहो ने तुरंत अपनी कृतज्ञता जताई। डेकुलिन ने फिर कहा कि यहां तक का सफर मुश्किल रहा होगा राजकुमारी, पर थकान साफ दिख रही है। उसी वक्त शार्लेट आई और उसे एक खत थमा दिया। डेकुलिन थोड़े चौंके हुए पूछे, ये क्या है? शार्लेट ने कहा, रख लो, ये कागज का टुकड़ा है जो उसने एक समूह भाड़े के सैनिकों से झपटा था। डेक्युलिन ने चुपचाप खत पढ़ा और उसका चेहरा गंभीर हो गया। फिर संकुचित चेहरे के साथ उसने खत को हथेली में मसल दिया और बोला, बस घिनौना, उन लोगों की कोई हद ही नहीं है। चिंतित होकर शार्लेट ने पूछा, क्या तुम ठीक रहोगे? डेक्युलिन ने आत्मविश्वास से दलील दी, बिल्कुल, अगर तुम लोग मेरी बात मानोगे तो सब ठीक चलेगा। उनकी बातें सुनकर राजकुमारी माँ थोड़ा हैरान सी दिखीं। डेक्युलिन फिर समूह की तरफ मुड़ा और कहा कि अगर और कोई अड़चन नहीं है तो वे अपनी यात्रा शुरू कर दें। बिना देर किए वे चट्टानी दरार में बढ़ने लगे। जितना आगे गए वहां हवा में एक घुटन भरी राक्षसी ऊर्जा की मायाज़मा भरने लगी। डेक्युलिन के पीछे वाले तीनों ने नाक ढक ली, पर वो अकेला ऐसा लग रहा था जैसे उसे कुछ भी नहीं बेसर कर रहा। बिना किसी सुरक्षा के चलता गया। जिज्ञासु होकर राजकुमारी ने शार्लेट से पूछा कि खत में क्या था, और ये दिखा कि डेक्युलिन का मूड उसे पढ़ने के बाद अच्छा नहीं दिखा। शार्लेट, जो चिंतित थी, ईमानदारी से जवाब देने को तैयार हुई। खत में लिखा था कि उन्हें 37 हथियारों का पीछा है और एक खास शख्स का नाम दिया गया है, डायनांटिस। उस नाम के जिक्र पर शार्लेट का चेहरा काला पड़ गया। उसने धीरे धीरे समझाया कि डायनांटिस एक हाइब्रिड प्राणी है, एक राक्षस और एक आत्मा से जन्मा। इस अनोखे उद्गम के कारण उसे शारीरिक ताकत या जादू से परास्त करना दोनों में ही बेहद मुश्किल है। उसने जोड़ा कि हत्यारों की तुलना में डायनांटिस कहीं ज्यादा परेशान करने वाला खतरा है। माहू ने अविश्वास जताया और शार्लेट ने आगे कहा कि और भी भयानक बात यह थी कि डायनांटिस को एक कॉन्ट्रैक्ट के जरिए बनाया गया था। ये खुलासा और सवाल खड़े करता था। शार्लेट ने बताया कि डायनांटिस को केवल एक काला जादू अनुष्ठान, जिसे डेमन इन्वोकेशन कहा जाता है, उसे बुलाया जा सकता है। इस प्रक्रिया में मानव शरीर और राक्षस का सींग बलिदान के रूप में चाहिए, यानी उनके दुश्मनों ने प्रतिबंधित जादू का सहारा लिया। ऐसा काला कला जो सिर्फ सबसे पतित विचेज ही इस्तेमाल करने का साहस कर पाती हैं, ताकि उनका शिकार किया जा सके। शार्लेट कड़वे अंदाज में पूछती है, क्या ऐसे लोग सच में किसी राज्य के शासक बनना चाहते हैं? फिर भी अगर उम्मीद रखने के लिए कुछ बचा था तो वो अब उनके साथ मौजूद उस शख्स में ही थी। यूक्लाइन परिवार का एक सदस्य, वो वंश जिसे सदियों से राक्षसों पर काबू पाने की कला के लिए पूज्य माना जाता रहा है। तभी एक सिस्टम प्रॉम्प्ट आया। यूक्लाइन रक्त का खून खास ताकत रखता है, राक्षसी जीवों को नष्ट करने में जबरदस्त। राक्षसों का सामना या राक्षसी ऊर्जा से भरे इलाकों में ये वंशीय लोग आसपास की मायाज़मा को साफ करके अपनी निजी माना में बदल सकते हैं। शुद्ध होने पर उस माना की क्वालिटी पहले टियर तक उठ जाती है। दर्रा जितना अंदर गए, डेक्युलिन को उतना ही एहसास हुआ कि क्रेविस कैनियन बुरे नाम के साथ ही कुख्यात था। ये सचमुच राक्षसी जानवरों का अड्डा था। यहाँ की राक्षसी ऊर्जा इतनी गाढ़ी थी कि उसे त्वचा पर साफ महसूसा जा सकता था। एक आम इंसान शायद सिर्फ सांस लेने से ही बुरी तरह प्रभावित हो जाता, लेकिन डेक्युलिन के लिए ये उल्टा असर था। जो दूसरों के लिए खतरा था, वही उसके लिए असाधारण फायदा बन गया। इतनी घनी मायाज़मा से घिरते ही भले ही अस्थायी तौर पर उसकी माना क्वालिटी चौथे स्तर तक पहुंच गई। माना क्वालिटी एक निर्णायक फैक्टर थी। सिर्फ एक लेवल का फर्क भी किसी मेज की क्षमता में बहुत बड़ा गैप बना सकता है। आमतौर पर इसे 10 टियर में बांटा जाता है। साधारण लोगों की माना क्वालिटी आमतौर पर लेवल 9 या 10 होती है। जो भी लेवल 7 तक पहुंचता है वो मेज या नाइट बनने की कोशिश कर सकता है।
लेवल 5 से ऊपर जाने वालों की संख्या तेजी से घट जाती है। महाद्वीप के प्रसिद्ध हस्तियों के पास आमतौर पर लेवल 3 या 4 की माना रहती है। लेवल 1 बस एक प्रतीकात्मक अवधारणा था, एक दिव्यता से संबंधित स्तर, ऐसा क्षेत्र जहां कोई मानव कभी नहीं पहुंचा। और भी लेवल 2 पर भी पूरे महाद्वीप में केवल 4 लोग ही थे। बर्स्ट के डायनांटिस साम्राज्य के गार्डियन नाइट गैफाइड, आर्चमेज डेमोरनकन और आखिरकार रॉयल मैजिक अकादमी की हेडमास्टर हेडलाइन। डेक्युलिन ने विचार में आंखें तकरीबन सिकोड़ लीं। उसकी माना क्वालिटी अब 4 थी तो डायनांटिस जैसे शख्स से निपटना पूरी तरह उसके बस का था। बस कोई अनप्रत्याशित वेरिएबल ना आए। पीछे से शार्लो की आवाज ने खामोशी तोड़ी। क्या वो थोड़ी रफ्तार बढ़ा सकते हैं? डेक्युलिन ने उस तरफ मुड़कर शांत स्वर में कहा कि क्या तुमने अपनी अर्जेंसी को अपना जजमेंट धुंधला होने दिया है? संतुलित रहो, जल्दी में राक्षसी ऊर्जा से कंटैमिनेटेड होने का खतरा है। ये सुनकर शार्लेट का चेहरा उतर गया। तभी राजकुमारी माहू ने उसका आस्तीन हल्के से खींचा और शांत स्वर में कहा, सब ठीक हो जाएगा, ज्यादा चिंता मत करो। शार्लेट ने उसे खामोशी से आंखों में देखा, दिल में सोचते हुए कि प्रिंसेस कितनी दयालु और गर्मजशी वाली है। खुद माहू शायद सबसे ज्यादा डर और घबराहट महसूस कर रही होगी, फिर भी वो अपनी कमान वालों की भावनाओं का ख्याल रख रही थी। शार्लेट ने दिल में कसम खाई कि वो किसी को भी राजकुमारी को नुकसान पहुंचाने नहीं देगी। अगर खतरा आया तो वो अपनी जान दांव पर लगाकर उसकी रक्षा करेगी। अचानक माहू चीखीं और आगे इशारा करते हुए बोलीं कि उसने कुछ देखा है। कहीं से हील सी चूहे जैसे पंखों वाले शैतानी प्राणी उड़ते हुए टूट पड़े, सीधे उनके ग्रुप को टारगेट करते हुए। ताकत में वे अकेले ज्यादा खतरनाक नहीं थे, पर संख्या काफी थी। शार्लेट ने अपने तलवार को बिना झिझक निकाला और कहा, आखिरकार वो आ ही गए। पर शार्लेट कुछ कर पाती उससे पहले डेक्युलिन आगे बढ़ा और कहा, उन्हें मुझ पर छोड़ दो। अपनी ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन ताकत का इस्तेमाल करते हुए उसने पहले से तैयार तेज धारदार पत्थरों की एक बारिश दागने की तैयारी की। बिना किसी हिचक के वे अंधाधुंध रफ्तार से निकल पड़े। पत्थरों की चुभती धार ही उन्हें घातक बनाती थी। हर तरफ से आने वाले हमलों से बच नहीं पाए वो झुंड, और ऐसे कत्ल कर दिए गए, कुछ बीच में 2 हिस्सों में कट गए, दूसरों के खोपड़े फटकर बिखर गए। उनके शरीर तब भी जमीन पर पड़ की पत्तियों की तरह गिर पड़े, इससे पहले कि वे पास तक आ पाते। जब सब खत्म हुआ, डेक्युलिन ठंडे अंदाज में मुड़ा और कहा कि बढ़ते रहो। उनके पास ज्यादा समय नहीं था। उसके पीछे वाला ग्रुप आश्चर्य और तारीफ में भर आया। बोलने लगा कि कैसे सिर्फ एक स्ट्राइक ने इतने बड़े झुंड को मिटा दिया। एक ने तो चिल्लाकर कहा कि ये प्रोफेसर सच में एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। और यात्रा चलती रही। जो भी मॉन्स्टर रास्ता रोकने आया, डेक्युलिन ने उसे फौरन खत्म कर दिया। सिर्फ एक फ्लिक में वो उन्हें मौत की तरफ भेज देता। एक गार्ड ने कहा कि अब तक केवल लो लेवल मॉन्स्टर्स ही दिखे हैं। उसने जोर से सोचा कि सच्चे खतरे अभी तक क्यों नहीं आए। तभी डेक्युलिन और शार्लेट ने कुछ देखा और चिढ़कर अपनी आंखें सिकोड़ लीं। डेक्युलिन ने तंज कसा कि ये किसी भी तरह की नोबल बर्ताव से बहुत दूर है, और चेतावनी दी कि अगर किसी को भी हिम्मत हुई पास आने की तो वो उन्हें वहीं चिथड़े चिथड़े कर देगा। शार्लेट और प्रिंसेस माहो दोनों टेंस होकर सतर्क हो गए। फिर भी डेक्युलिन खुद शांत बना रहा। उसका चेहरा पढ़ना मुश्किल था। चट्टान के ऊपर से आधे कदमों की आवाज आई। एक हंसता हंसता असैसिन सामने आया और ताने मारते हुए बोला कि मरने वालों के लिए उनकी सेंस कमाल की है। दर्जनों असैसिन चट्टान पर दिखाई देने लगे। दोपहर से ही वहां एम्बुश के लिए बैठे थे। असैसिन ने समझा कि अब वे जानते होंगे कि उनकी किस्मत कैसी होने वाली है। डेक्युलिन ने चुपचाप मुड़कर कहा कि चार्लॉट राजकुमारी को यूक्लिन प्रिंसिपिटी तक पहुंचाए। चार्लॉट हैरान हुई और पूछा कि फिर उसका क्या होगा। डेक्युलिन ने बिना झिझके जवाब दिया, क्या उसे सच में लगता है कि वो अपनी जान की फिक्र कर रहा है? उसने कहा कि ऐसी चिंता बेकार है। चार्लॉट चिल्लाई। गुस्से में उसे घमंडी कहती हुई डेक्युलिन ने बस हथियारों की तरफ इशारा किया और कहा, वहां देखो। जहां हत्यारे खड़े थे वहां डेक्युलिन ने अपनी छड़ी धमकी भरे अंदाज में उठाई। एक पल में जबरदस्त विस्फोट हुआ। पूरा इलाका लपटों में डूब गया और हत्यारे मिट गए। एक एक कर वे गिरते गए। समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हुआ। तीखे पत्थर उन्हें बिजली की तरह चीरते गए। सब अपने खून से लथपट कर गिर पड़े। चार्लॉट उस नज़ारे को देखकर बोल ही नहीं पा रही थी। फिर डेक्युलिन ने पूछा, क्या अब वो सख्ती से काम कर सकती है? अब यहीं से भागना होगा। चार्लॉट ने सूझते हुए भौएं तानी और फिर राजकुमारी की तरफ मुड़ी। जल्दी निकलने को कहा। तभी माहो ने कुछ देखा और चिल्लाकर इशारा किया। चार्लॉट ने उस चट्टान की तरफ सिर घुमाया जहां राजकुमारी ने इशारा किया था। वहां हथियारों के शवों के बीच खड़ा एक रहस्यमयी शख्स था। घना डरावना मना उसके चारों तरफ था। उसकी मौजूदगी भारी और दबदबा भरी थी। वो गर्व से खड़ा समूह की तरफ देख रहा था। माहो ने घबराकर पूछा, वो क्या है? और कसम उठाई।
बेफिक्री के बावजूद डेकुलिन अडिग रहा और कहा कि योजना नहीं बदली। उसने चार्लॉट से कहा, फिर राजकुमारी को यूरी के ड्यूट तक ले जाओ। चार्लॉट ने विरोध किया, ऐसे दुश्मन को अकेले कैसे हराएगा। उनके बगल में खड़ा तलवारबाज बोला कि वो प्रोफेसर की मदद करेगा और चार्लॉट से जल्दी जाने को कहा। चार्लॉट के चेहरे पर साया छा गया, उसके सीने में पछतावा उठा। ये महसूस कर डेकुलिन ने उसे भरोसा दिलाया कि उसे दुख या पछतावे की जरूरत नहीं है। उसने कहा, जब राजकुमारी माहो अपनी शक्ति वापस पाएगी तब वो यूक्रेन के लिए उसकी कुर्बानी चुका दे सकती है। वो कुछ समंड कंस्ट्रक्ट्स बुला देगा जो उन्हें एस्कॉर्ट कर देंगे। वक्त कम था। अपनी नाकामी पर दांत नुमाते हुए चार्लॉट ने राजकुमारी का हाथ पकड़कर दौड़ पड़ी, वादा करते हुए कि वो यूरेन में फिर मिलेंगे। कुछ छोटे हत्यारे तुरंत पीछा करने लगे, चिल्लाते कि उसे भागने नहीं देना है। एक हंसा भी और मजाक उड़ाया कि दोनों महिलाएं दूर नहीं जा पाएंगी। पर डेकुलिन ने ठंडे स्वर में उसे काटते हुए कहा कि ये आदमी पहले अपने बारे में सोच ले। रहस्यमयी शख्स ने डेकुलिन की तरफ मुड़कर उसे घमंडी करार दिया। उसने ताना मारा कि डेकुलिन सिर्फ बिना मना के कंस्ट्रक्ट से उसके भौतिक शरीर को मारने का इरादा रखता है और यहाँ स्पेल्स या मना काम नहीं आएंगे क्योंकि इस जगह की डेमोनिक एटमॉस्फेयर सब कुछ निचोड़ देगी। उसने पूछा, ऐसे हालात में डेकुलिन क्या करने वाला है। वो गर्व से खड़ा था, उसके शब्द पागलपन और तिरस्कार से भरे थे। डेकुलिन ने चुपचाप उसे देखा, सोचा, उसकी आत्मविश्वास घमंड के कगार पर है, पर उसने माना कि यह आदमी पूरी तरह गलत भी नहीं है। एक विशाल को सिर्फ शारीरिक या सामान्य जादुई हमलों से हराना लगभग नामुमकिन था। दुश्मन का आकार लगभग तरल था और ये जगह स्पेल्स फेंकने के लिहाज से अनुकूल नहीं थी। फिर भी ये सीमा दूसरे मेजों पर लागू होती, यूक्लिन ब्लड लाइन पर नहीं। यहाँ फायदा सिर्फ दुश्मनों में नहीं था। डेकुलिन की मना क्वालिटी सुधरी थी और उसकी मना रीजनरेशन स्पीड भी बेहतर हो गई थी। सफ़र के दौरान उसने समंड कंस्ट्रक्ट्स पर कई लेयर के एन्चांटमेंट्स चढ़ाए थे, जिससे वे काफ़ी मजबूत हो गए थे। नतीजा ये हुआ कि अपोनेंट अब पहुंच से बाहर नहीं था। एक समंड ऑब्जेक्ट अचानक गैरेंट के ऊपर प्रकट हुआ और सरप्राइज अटैक लॉन्च किया। यही पल था। एक पत्थर प्रोजेक्टाइल पलक झपकते ही भयानक गति से आगे उड़ा। उसने ग्रेनेड का सिर साफ काट दिया, पर उसका बदन किसी आम इंसान की तरह गिरा नहीं। डेकुलिन जानता था कि सिर्फ यही काफ़ी नहीं होगा। बिना देर किए उसने रिलेंटलेस बराजिस छोड़े, राक्षस के बदन को टुकड़ों में फाड़ते हुए। ग्रेनेड ने एक अंधेरी विकृत जादुई ताकत से पलटवार किया, पर डेकुलिन ने उसे आसानी से न्यूट्रलाइज कर दिया। पीछे से तलवारबाज ने कहा कि हालांकि प्राणी धीरे चलता है, उसने अब कुछ समझ लिया है और डेकुलिन से बस लड़ाई पर ध्यान देने को कहा। डेकुलिन की आंखों में जज्बा जल रहा था। उसने तय किया कि वो तब तक हमला करता रहेगा जब तक प्राणी पूरी तरह मर ना जाए। उसने दर्जनों उस तरह से तेज पत्थरों को समन किया, एक तेज अंतिम वार के लिए तैयार। जैसे ही उसने बाह नीची की, हमला शुरू हो गया। ग्रेनेड की शरीर के रीजनरेट करने से पहले ही पत्थरों की एक और लहर उसकी तरफ बढ़ी। उसका शरीर सैकड़ों टुकड़ों में छर दिया गया। कुछ कर न सकने की मजबूरी में ग्रेनेड सिर्फ विलाप भरे कातर चीखें ही निकाल सका। बचा तो बस वही दुख भरा करहना। तुरंत बाद तलवारबाज ने डेकुलिन की तारीफ करते हुए कहा, इंसान ही नहीं, बिल्कुल कमाल का है। जैसे ही आखिरी टुकड़ा सीधे ग्रेनेड के सिर की तरफ उठा, लड़ाई खत्म हो गई। और उसी वक्त किसी और जगह चार्लॉट आखिरकार उन हत्यारों के गिरोह को हराने में कामयाब हो गई थी। थकी हुई लेकिन समय बर्बाद बिना किए वो राजकुमारी के पास भागी और चीखी, सब ठीक तो है ना। माहू जमीन पर गिर चुकी थी, बिल्कुल थकी और कमजोर दिख रही थी। उसने झटपट कहा कि मैं ठीक हूं, बस थोड़ा मतली सा महसूस हो रहा है। चार्लॉट ने तुरंत पहचान लिया, ये तो डेमोनिक ऊर्जा विषाक्तता का शुरुआती लक्षण है। उसने राजकुमारी को कहा कि वे अभी रिफ्ट से निकले ही हैं, थोड़ी और सहन कर लो। अचानक पीछे से एक पहचान से भरी आवाज आई। जब माहो मुड़ी, उसने अपने दादा गिलेंड को देखा, यूरेन साम्राज्य के आंतरिक मामलों के मंत्री की वही परिचित सूरत। उसे देखते ही एक बड़ी लाहत की सांस सी निकली। वो नजदीक आकर बोला कि तुम्हें बहुत मुश्किलों से गुजरना पड़ा और हमें सिर्फ वहीं से इंतजार करना पड़ा। इसके लिए उसने माफ़ी मांगी। माओ ने कहा कि कोई बात नहीं, वो समझती है और शुक्रगुजार भी है। गिलैंड ने शार्लेट की तरफ मुड़कर पूछा, तुम कौन हो? शार्लेट ने सज्जनता से झुककर खुद को राजकुमारी माहो की एस्कॉर्ट बताया। गिलैंड ने कहा, शार्लेट, धन्यवाद कि तुमने राजकुमारी को सुरक्षित लाया। उसने पूछा, क्या तुमने माहो का अकेले ही साथ दिया था? शार्लेट के चेहरे पर थोड़ी उदासी छा गई। उसने बताया कि और लोगों ने भी मदद की थी,
वापस उस खाई की तरफ देखते हुए जहां से वे अभी निकले थे, उसने मंत्री से कहा कि बाकी लोगों का भी थोड़ा इंतजार कर लें। गिलैंड बिना हिचकिचाए मान गया और यूं सबने सुबह से सांझ तक इंतजार किया, पर कोई और नहीं आया। जो मिला वो सिर्फ एक सन्नाटे भरी सुनसान सड़क थी जो दूर तक फैलती जा रही थी और ढलते सूरज की लालिमा में नहाई हुई थी। माहो ने चिंता भरे सुर में पूछा, प्रोफेसर डेक्युलिन तो ठीक होंगे ना? शार्लेट चुप रही, मन भारी सोचों से भरा। उसे पता था कि उसने सच में अपनी जिंदगी दांव पर लगाई थी राजकुमारी की रक्षा के लिए। गिलैंड ने धीरे से राजकुमारी के कंधे पर हाथ रखा और कहा, अब चलने का समय हो गया है। माहो और बाकी लोग जल्दी से शहर के द्वार में दाखिल हो गए। हालांकि वो चल पड़े थे, लेकिन अनिच्छा भरी, उम्मीद भरी निगाहें उन आखिरी पलों को लंबा कर रही थीं और फिर उन्हें निराश नहीं करते हुए जिसकी वे इंतजार कर रहे थे, वो आखिरकार सामने आ गया। डेक्युलिन धीरे धीरे आया, उसकी आवाज़ हवा में साफ गूंज रही थी। लगता है तुम सुरक्षित पहुंची गईं। रॉन सिर खुजलाते हुए झेमते अंदाज में मुस्कुराया और बोला, हाँ, हम जिंदा तो हैं। दोनों लड़कियां उन्हें देखते ही धुंधलाती शाम की रोशनी में खुशी से दौड़ीं, जैसे फिर से पहली बार मिल रही हों। इमोशंस उमड़ रहे थे। सारे हथियारों से निपटकर और राजकुमारी को सुरक्षित लाकर डेक्युलिन ने जल्दी से विदा ली। वो लौट आएगा। शार्लो घबराकर तुरंत बोली, क्या मतलब? कम से कम थोड़ा आराम तो कर लो। डेक्युलिन अपने कोट से धूल झाड़ते हुए शांति से बोला, जरूरत नहीं, मामला सुलझ चुका है। बाकी डिटेल्स रॉन से सुन लेना। इतना कहकर वो मुड़ गया और शार्लेट और राजकुमारी चुपचाप पीछे से उसे देखते रह गए। शार्लेट ने संकोच भरी झिपकी भरी निगाहें सीखीं। इस खतरनाक सफर पर निकलने से पहले उसके मन में शंकाएं थीं। शुरू में उसने सोचा था कि डेक्युलिन बस शोर मचाने की नीयत से आया था, पर उसने सचमुच अपनी जान दांव पर लगा दी थी ताकि वो और राजकुमारी सुरक्षित रहें। अकेले ही उसने खतरों को उठाकर उन्हें सुरक्षित रास्ते तक पहुंचा दिया। बीते विवादों के बावजूद अब उसे कम से कम अपनी कृतज्ञता जतानी ही थी। वो जल्दी से हाथ आगे बढ़ाकर उसका नाम पुकारी और एक नरम राहत भरी मुस्कान के साथ धन्यवाद कहा। मगर जो वापस मिला वो बस डेक्युलिन की वही जान पहचान वाली उदासीनता थी। ठंडी आवाज में उसने उसका धन्यवाद ठुकरा दिया। तुम्हारे लुक से लगता है अभी अभी आई हो। नहाने तक का मौका नहीं मिला। खून से सने हाथ से मैं हाथ नहीं मिलाता। ये शब्द सुनकर चार्लो चमसी गई। दांत पीसते हुए चुपके से गाली दी कि ये कभी बदलता ही नहीं। डेक्युलिन ने धीरे धीरे सड़क पर टहलना जारी रखा। सुबह की धूप में नहाते हुए उसकी परछाई धीरे धीरे दूर होती चली गई। अचानक चार्लेट ने फिर उसका नाम पुकार दिया, जो स्पष्ट तौर पर उसे चिढ़ा गया। इस बार क्या है? सोचते हुए वो रुका और हंसते हुए उसने खुशी से कहा, सेफ ट्रैवल्स, और मैं एक दिन ये एहसान लौटाऊंगी। राजकुमारी माहो ने भी खुश होकर हाथ हिलाया, शुक्रिया कहा और उसे प्रोफेसर कहकर संबोधित किया। डेक्युलिन सिर्फ चुपचाप उनकी तरफ देखा, चेहरा बिल्कुल बेरंग। बिना कुछ कहे ही वो मुड़ गया और बस हल्की सी हाथ हिलाकर अलविदा कह गया। फिर स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आया कि इंडिपेंडेंट मिशन कंप्लीट हो गया है। उसे 4 शॉप कॉइन्स और 30 मैना पॉइंट्स मिले। समय तेजी से बीत गया और शाम हो आई। मंत्री के आवाज पर जैसे ही शार्लेट ने अपना परिचय दिया, वही परिचित आवाज गूंजी और मंत्री ने उसे अंदर आने की इजाजत दे दी। शार्लेट धीरे धीरे अंदर चली, रिवाज के मुताबिक नमन किया और फिर उनके सामने बैठ गई। लेकिन उसका दिमाग घबराहट से भरा था। वो सोच रही थी कि मंत्री क्या कहने वाले हैं। क्या यूरेन का ड्यूची भी उन्हें स्वीकार करने से इनकार कर देगा, या फिर इसके पीछे कोई छुपी हुई चाल तो नहीं है? मगर उसने सोचा, अगर नुकसान पहुंचाने का इरादा होता तो पहली ही मुलाकात में कुछ कर दिया जाता। मंत्री उसके बगल वाले कुर्सी पर बैठा और बोला कि शांत रहे और जो वो बताने वाला है उससे ज्यादा हैरान ना हो। सामना करते हुए और गंभीर लहजे में उसने बताया कि ग्रैंड ड्यूक चाहता है कि माहो उसके उत्तराधिकारी बने। वो समझाया कि ग्रैंड ड्यूच एक फाउंडिंग नोबल हाउस है, पूरी तरह इंडिपेंडेंट। जैसे आम ड्यूक रॉयल फैमिली के अधीन होते हैं, वैसे नहीं। शार्लेट चकित रह गई। उसने अभी जो सुना उसे समझ नहीं पा रही थी। कुछ पल अनिश्चित खड़ी रहने के बाद उसने हकलाते हुए पूछा, क्या उनका मतलब सच में ये है कि राजकुमारी अगली ग्रैंड डचेस बनेंगी? मंत्री ने पुष्टि की और कहा कि शायद माहो का पत्र मिलने से पहले ही ग्रैंड ड्यूक ये फैसला ले चुका था। ऐसा लगता है कि वो अपने भतीजे पर ज्यादा भरोसा नहीं करता। उसने याद दिलाया कि ये मामला अत्यंत गुप्त है, इसे सिर्फ ग्रैंड ड्यूक, वो खुद और अब तुम ही जानती हो। शार्लेट की आंखें संकुड़ गईं, बेचैनी ने घेर लिया। क्या ऐसा वाकई संभव हो सकता है? कुछ समय पहले तक राजकुमारी उत्तराधिकार के संघर्ष में अपना जीवन गंवाने के कगार पर थी। वो एक नाजुक निहत्थी लड़की थी जिसके नाम कुछ भी नहीं था, और अब ड्यूटी पहुंचते ही उसे वारिस चुन लिया गया।
सब कुछ इतनी तेजी से हो रहा था कि शार्लेट का दिमाग इसे पचाने में मुश्किल में था। अचानक शार्लेट को कुछ ख्याल आया। वे फौरन मंत्री की ओर बढ़ी और पूछा कि क्या उसके अलावा किसी और को इस बात का पता है। मंत्री ने सिर झुकाया और धीरे धीरे जवाब दिया कि ऐसा होना असंभव है। वो भी कुछ ही मिनट पहले ग्रैंड ड्यूक से ही ये सुना था। ये सुनकर शार्लेट ने अनिच्छा से उसका जवाब स्वीकार कर लिया। फिर भी अंदर कहीं एक शक दबी हुई थी जिसे वो पूरा समझा नहीं पा रही थी। उसकी सोच वापस चली गई उन बातों पर जो डे क्यूलिन ने एक बार कही थी। उसने कहा था कि वो सिर्फ उसे और राजकुमारी को बचाना चाहता है क्योंकि उनकी बचे रहने से उसके परिवार और इलाके को फायदा होगा। वो बता चुका था कि वो उसकी हिफाजत नहीं कर रहा, वो अपने पक्ष में एक डील कर रहा है। उसने उसे कहा था, ज्यादा गहराई से मत सोचो, अगर तुम्हें गिल्ट हो तो तुम्हारी जगह वहां नहीं है। माहो को ताकत मिलने पर डे क्यूलिन परिवार का बदला दो, क्योंकि राजकुमारी एक अनमोल एलाय है। जितना ज्यादा वो उसकी बातों पर सोचती, शार्लेट का मन उतना ही उलझता गया। वो जानना चाहती थी कि असल में उसका क्या मतलब था, क्योंकि उसका व्यवहार लगता था जैसे उसने ये सब पहले से ही भापा हुआ था। वो एक बार कह चुका था कि वो राजनीति के मैदान का बहुत आदी है। बुद्धि और समझ में वो उसे काफी पार कर जाता है। पहले शार्लेट ने इन शब्दों को सिर्फ घमंडी आत्मप्रशंसा माना, पर अब वो सोचने लगी कि शायद उसने शुरुआत से ही हालात को समझ लिया था और हर चीज को इतनी सटीकता से कैलकुलेट किया। उसका चेहरा काला पड़ गया और उसने खुद से फुसफुसाया कि वो वाकई एक मॉन्स्टर है। फिर भी जिन कामों को उसने अंजाम दिया वे नकारे नहीं जा सकते थे। ये सोचकर शार्लेट ने हल्का सुकून भरा आह निकाला और धीरे स्मित कर दिया, फिर भी निश्चित नहीं कि डे क्यूलिन सुरक्षित लौट आया भी या नहीं। उसी वक्त अपने घर में डे क्यूलिन एक गर्म बिस्तर पर लेटा हुआ था। थोड़ी सी आराम करने के बाद वो उठ बैठा और महसूस किया कि उसने सिर्फ 2 घंटे ही सोया था। उसने खिड़की की तरफ देखा जहां सूरज अभी पूरी तरह आना शुरू नहीं हुआ था। रात के कपड़े पहनते हुए उसने सोचा कि उसकी सुदृढ़ स्टील जैसी कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से थोड़ी सी नींद से ही सारी थकान मिट जाती है, चाहे पिछला दिन कितना भी कठोर और ड्रेनिंग क्यों न रहा हो। उसका शरीर पहले ही पूरी तरह रिकवर हो चुका था और यही बात उसे अनिच्छा के साथ बिस्तर से उठने के लिए मजबूर कर रही थी। उसने सोचा कि पहले अपनी शेयर इच्छा शक्ति से ऑब्जेक्ट्स को कंट्रोल करने की क्षमता टेस्ट करनी चाहिए। लोगों ने जो मॉडर्न युग में है वो सोचता रहा होगा कि ऐसे गुण पर जलेंगे, पर अचानक वो ठहर गया। भीतर कुछ हलचल महसूस हुई। उसने थकी हुई सांस छोड़ी और काश उसने ये आदत बहुत पहले पाली होती, ये सोचकर अफसोस किया। जागना सिर्फ ट्रेन करने के लिए, बिना रुके ट्रेन करना, कभी नहीं रुकना, कभी नहीं थमना, हमेशा अपनी कमजोरियों को ढूंढना ताकि उन्हें मात दे सके। शायद ये आदत इसलिए बनी थी क्योंकि वो हमेशा खतरे की कगार पर जी रहा था, पर सिर्फ यही सब कुछ समझाने के लिए काफी नहीं था। अनुशासन, अदम्य इरादा और इस्पात जैसी हिम्मत, यही उसे एक ऐसा जीवन जीने लायक बनाती थी जो बर्बाद ना हो। छत की ओर निहारते हुए वो सोच में डूबा रहा और कड़वाहट के साथ सोचने लगा कि काश कभी पहले से ऐसा होता। उसे अपनी उस वक्त की गर्लफ्रेंड का चेहरा याद आया, आंखों में बोरियत और उम्मीद, नाराजगी की झलक। उसने पूछा था, क्या बात है, कुछ कहना चाहती हो क्या? वो बस बोली कि कुछ भी नहीं, और फिर चली जा रही है। उसने पलक झपकाकर बेतकीब सी हाँ में जवाब दे दिया। उस वक्त उसे एहसास नहीं हुआ था कि वो कितना पैथेटिक बन चुका है, सिर्फ बेकार चीजों में खोया हुआ। वो सोचता था कि अगर किम वचन अब के डे क्यूलिन जैसी होती तो शायद वो कभी उससे दूर नहीं गई होती। डे क्यूलिन ने एक आ छोड़ी और शोक जताया कि थोड़ी देर और सोने की आसान सी ख्वाहिश भी किसी के उलझाने पर तकलीफ बन जाती है। उस जैसे किसी के लिए इस गेम के अंदर फंसे हुए दिन के 22 घंटे बेहद लंबा महसूस होते थे। दृश्य फिर हार्बर की ओर शिफ्ट हुआ, जहां छात्र राजधानी लौट आए थे। वे एक्साइटमेंट से भरे थे, आपस में कह रहे थे कितना मजेदार ट्रिप था। थोड़ी उदासी भी है कि जाना पड़ रहा है, और अगली बार पूरा परिवार साथ ले आए तो कितना बढ़िया होगा। पास की एक तंग गली में गनीशा किसी चीज से छिप रही थी। उसके साथ खड़े बच्चे के चेहरे पर साफ उत्साह दिख रहा था। वो आपस में धीरे धीरे कह रहे थे कि यहाँ कितने सारे विजर्ड्स घूम रहे हैं और वो भी उन्हें देखना चाहते हैं। किसी ने बताया कि ये मैजिक टावर के नए रिक्रूट्स हैं जो अभी अभी वापस आए हैं। गुल्ली से यूरिया उलझन में दिखी और पूछ बैठा, वो ऐसे वाइट छिपकर घूम रहे हैं? गनीशा ने एक झिझकती मुस्कुराहट पलटी और कहा, जगह बहुत क्राउडेड है, बस थोड़ी देर बाहर खड़े हैं। किसी ने बुदबुदाया कि ये तो छिपना जैसा भी नहीं लग रहा और उसकी हरकत सस्पिशियस सी लग रही है। गनीशा की नजर स्टेशन के गेट की ओर फिसल गई। उसने अपने अंदर गाली बकते हुए सोचा, डे क्यूलिन को उसी वक्त वहां क्यों दिखना था? हालांकि अफवाहें थीं कि वो हाल ही में बदल गया है, पर उसकी पिछले मिशन के सब्जेक्ट के साथ पब्लिक में आना खतरनाक आइडिया था। फिर भी वो ये इनकार नहीं कर सकती थी कि उसका चेहरा इतना स्ट्राइकिंगली हैंडसम था कि छिपे बैठे भी वो उसे अनंत तक निहार सकती थी। आश्चर्य होता था कि फिर ऐसा कोई इंसान दुनिया में मौजूद कैसे है। जब वो इस ख्याल में खोई थी, यूरिया ठंडे सलीके से उसके पास से निकल गया। उसने कहा, भीड़ कितनी भी हो, इस तंग गली में दबे रहने से तो बाहर जाने में ही बेहतर है, और कहा वो बाहर जाएगा। गनीशा घबरा उठी और चिल्लाकर रोका।
उसकी चीख ने डेक्युलिन का ध्यान खींचा और वो सीधे उसकी ओर मुड़ा। अंदर ही अंदर उसने गाली दी, अब पकड़ी जा चुकी है। ये बात साफ हो गई जब उसने पीछे देखा तो यूरिया को हैरानी में जड़ता हुआ देखा। ऐसा लगता था जैसे किसी अकल्पनीय चीज का सामना हो गया हो। यूरिया का चेहरा उभरता गया जब उसने सामने खड़े आदमी डेक्युलिन को देखा। वहीं पल में उसके भीतर पुरानी यादें अचानक सुनामी जैसी उमड़ पड़ी, उन सारी दीवारों को बहा ले गईं जो उसने दबाकर रखी थीं। आंखों में आंसू भर आए जब उसने वे 8 साल याद किए जो कभी साथ गुजारे थे, वो समय जो दिल से कभी मिट नहीं सकता। वो सोचने लगी कि क्यों अचानक वो शख्स उसके जहन में फिर से आया। वो तो बस गेम का एक किरदार होना चाहिए था, तो फिर उसे इतनी ताज़ा और दर्द भरी पहचान क्यों याद आ रही थी। दूसरी तरफ डेक्युलिन भी अलग नहीं था। वो लड़की की ओर देख रहा था और पहचान गया कि वो यूं आरा से कितनी मिलती जुलती है। वो धूप जैसी मुस्कान जिसने पिछली दुनिया की अनगिनत मुसीबतों में उसे संभाला था। दोनों बिना कुछ कहे एक दूसरे को देखते रह गए। माहौल पल भर को जैसे थम गया। सब कुछ उसी निर्णायक लम्हे में ठहर से गया। चलिए इस एपिसोड को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आप मेरी वीडियो अब तक देख रहे हैं तो इसका मतलब है आप मेरे बेस्ट सब्सक्राइबर्स में से एक हैं। और अगर आपने मुझे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो? मुझे अभी सब्सक्राइब करो मेरी लेटेस्ट वीडियो जल्दी से जल्दी पाने के लिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने के पैसे थोड़ी लगते हैं और मेरा लेवल अप भी होता है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।